और अहमदाबाद में कल हुए विमान हादसे में अब तक 276 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार यात्री और क्रू मेंबर्स थे। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे थे। उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया। इसके बाद वो सिविल अस्पताल गए, जहां वो घायलों से मिले। पीएम मोदी ने विमान हादसे के इकलौते बचे यात्री विश्वास कुमार से मुलाकात की और उनका हाल जाना। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में एक उच्च स्तरीय बैठक भी की। और अहमदाबाद विमान हादसे पर ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अहमदाबाद से केतन जोशी और दिल्ली से रोहन सिंह। सबसे पहले चलते हैं केतन के पास। केतन, बताइए क्या हालात फिलहाल अहमदाबाद में अभी तक, क्या अपडेट क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त मैं अहमदाबाद की बीजे मेडिकल कॉलेज पर मौजूद हूं और आप देखिए कि मेरे पीछे पोस्टमार्टम रूम है। यहां पर 276 डेड बॉडी को लाया गया है, जिनमें से 241 है वो एयर इंडिया के यात्री और पायलट क्रू मेंबर के शव, और बाकी जो बीजे मेडिकल की हॉस्टल थी वहां जिसके साथ ये एयरक्राफ्ट टकराया, वो बिल्डिंग में जो इंटर्न डॉक्टर थे उनके शव है। तो अभी डीएनए सैंपल ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों के ले जा चुके हैं और जो दूर दराज इलाके से जो जिनके रिश्तेदार आने वाले हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर अहमदाबाद और गांधीनगर में ही डीएनए सैंपल का टेस्ट होगा। फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है गांधीनगर में, वहां पर सारे सैंपल को मैच किया जाएगा। आज सुबह जब हम सैंपल कलेक्शन सेंटर पर मौजूद थे तब डॉक्टर सभी परिजनों को बता रहे थे, जिनके परिजन इसमें जिनकी मौत हो गई उनको बता रहे थे कि 3 दिन का समय है वो लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो शिनाख्त के बाद डेड बॉडी को सौंपने का भी कार्य जारी है। अब तक 5 डेड बॉडी है वो उनके परिवारजनों को दी गई है, जिनमें से 4 शव है वो राजस्थान के थे और बाकी 1 है भावनगर गुजरात के। तो आज की जो ताजा हालात इस तरह रही, जैसे कि आपने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए, उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की, घटनास्थल का दौरा भी किया। और अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो ब्लैक बॉक्स या तो ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस जो होता है वो कहाँ पर है, लेकिन ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है। एक जो ब्लैक बॉक्स होता है वो आगे होता है जहाँ पायलट बैठता है, और एक टेल जहाँ कर पीछे का एरिया है वहाँ पर ये रहता है, काफ़ी मजबूत होता है। और इसी के जरिए पता चल पाएगा अब जब ये मिलेगा कि आखिरकार ये इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे घटी और इसके पीछे क्या क्या कारण थे, लेकिन अभी कोई आधिकारिक कंफर्मेशन इसकी नहीं दी गई है। दूसरी बात कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी इसी एयरक्राफ्ट में सवार थे, उनकी भी दर्दनाक मौत हो चुकी है। उनका बेटा ऋषभ अमेरिका से निकल चुका है। कल सुबह सुबह वो अहमदाबाद आएंगे और फिर उनका पार्थिव देह उनके वतन राजकोट लेकर वो जाएंगे और फिर वहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो हाल फिलहाल मेरे आसपास कई सारे आप देख सकते हैं कि उनके जो परिजन है वो यहाँ पर मौजूद है, और ठीक मेरे सामने जो एरिया है वहाँ पर जो घायल हुए हैं और एक कुमार विश्वास जो बच गए, जिनका हालचाल प्रधानमंत्री ने पूछा, उनके सभी बिल्कुल परिजनों का तो आना जाना लगा रहेगा। और बहुत दुखद घटना और स्थिति चिंताजनक। लेकिन अहमदाबाद विमान हादसे में अब पूरा फोकस इस बात पर है कि ये हादसा किन सिचुएशंस में हुआ, क्या कारण रहे, और अपडेट लेने की कोशिश करते हैं रोहन सिंह से, जो कि दिल्ली में मौजूद है इस वक्त। रोहन, बताइए। जी बिल्कुल, सरकार 2 चीजों पे काम कर रही है। एक तो ये कि ये जो जांच है वो तेज हो, और इसके लिए 24 घंटे जांच की जाएगी। इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में, जहां मैं हूं, और यहां पे एक सीनियर ऑफिसर की ड्यूटी हमेशा रहेगी। राउंड द क्लॉक मॉनिटर किया जाएगा, अलग अलग एजेंसियों की मदद की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि किसी भी समय में जो जांच है वो बंद ना हो। जो मेन एजेंसी है AIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो तो जांच कर ही रही है, लेकिन साथ ही कई सारी और एजेंसियों की इसमें मदद ली जा रही है। इसमें DGCA शामिल है, इसमें CISF शामिल है, इसमें जो सरकार के बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो शामिल, और अभी से थोड़ी देर पहले NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है उसकी टीम पहुंची है अहमदाबाद। आमतौर पे देखिए NIA टेरर के जो मामले हैं उनकी जांच करती है, लेकिन कोई भी मामला मिस ना हो जाए, कोई भी एंगल मिस ना हो जाए, इसके लिए तमाम अलग अलग एजेंसियों की जो है वो मदद ली जा रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल एजेंसीज, जो अमेरिका का सिविल एविएशन रेगुलेटर है FAA, उससे लगातार संपर्क में है DGCA, उनसे बात हो रही है। इसके अलावा इस बात की पूरी संभावना है कि जो वहां का नेशनल जो ट्रैवल सेफ्टी बोर्ड है NTSB, वो उनकी टीम भी आने वाले समय में यहां आ सकती है।
बोइंग इंडिया की टीम जो है वो ऑलरेडी जो है घटनास्थल पर है, और उसके अलावा बोइंग यूएस से जो एक टीम है वो यहाँ आ रही है, जी एरोस्पेस से टीम आ रही है। तो सारे जितनी भी जो रेलेवेंट एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्लैक बॉक्स का मिलना। अभी तक इसकी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ब्लैक बॉक्स मिला है या नहीं, लेकिन एक बार वो मिल जाता है, उसमें जो की डेटा है, दो चीजें होती हैं, एक सीवीआर होता है, कॉकपिट में किस तरह की बातचीत हुई, और दूसरा डीएफआर होता है जो कि ये बताता है कि किस तरह के इनपुट्स दिए गए, कितनी चीजें थी वहां पे, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या थे। इन दोनों का मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। उसके बाद ही कोई प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जा सकेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। एक जो संभावना सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के पास है, जिसपे अभी विचार हो रहा है कि अगर कोई कंपेलिंग एविडेंस मिलता है कि इस विमान में कोई किसी तरह की खामी थी, तो जो पूरे जो बोइंग 787 की जो 8 सीरीज है उसको ग्राउंड करने का भी एक प्रस्ताव है। हालांकि इस पे कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि किस तरह के डेटा आते हैं, किस तरह के एविडेंस हमें मिलते हैं। बिल्कुल, नजरें इसी पर बनी हुई हैं और जांच को लेकर भी सरकार एक्शन में है। शुक्रिया केतन और रोहन, आप दोनों का ही ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। और इस भयानक प्लेन हादसे में 242 में से एक यात्री विश्वास कुमार का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। विश्वास कुमार ने खुद डीडी न्यूज से बातचीत में बताया कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो जिंदा कैसे बचे। मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और विमान हादसे में मारे गए लोगों के डीएनए सैंपल की जांच जारी है। अहमदाबाद बीजे मेडिकल कॉलेज में मृतकों के परिवारजन डीएनए सैंपल के लिए आ रहे हैं। वडोदरा का रहने वाला एक कपल इसी एयर इंडिया प्लेन से अपनी बेटी को मिलने के लिए लंदन जा रहा था। उन्हीं के परिवारजन से बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। जिनके पेरेंट्स इस प्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई, वो फैमिली इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए, ये कहाँ का फैमिली और क्या हादसा हुआ? जिनका जो देहांत हुआ है वो बड़ौदा के रहने वाले थे। दिव्य प्रकाश, शशिकांत, इंद्रवदन भाई दोषी और ज्योतिबेन दोषी। वो कहाँ जा रहे थे? लंदन जा रहे थे, उनकी बड़ी बेटे को मिलने के लिए जा रहे थे। राइट। और ये उनकी छोटी डॉटर है। हाँ। और आप? मैं इनका बहनोई हूँ। और अभी आपने डीएनए सैंपल दे दिया? हाँ, अभी सैंपल दे दिया। तो परिवार के अंदर अभी कैसा माहौल है उनके और आपके पूरे परिवार के अंदर? अभी सबका मतलब बोले तो किसी के चेहरे पे नूर नहीं है। और आगे बढ़ेंगे। आज सुबह इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैनिक ठिकानों पर जोरदार हमला बोला है, जिसमें ईरान के परमाणु वैज्ञानिक और आर्मी ऑफिसर मारे गए। अब ईरान बदला लेने की तैयारी कर रहा है। इजराइल कह रहा है कि अभी ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ है और अमेरिका कह रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की कोशिश छोड़कर बातचीत करनी चाहिए। इस हमले से जुड़ा हर अपडेट और आगे क्या हो सकता है बता रहे हैं हुरमास फताकिया। इजराइल ने जो स्टेटमेंट जारी की है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम्स पे उन्होंने हमले किए थे वो हमले पूरे हुए हैं। ऑपरेशन शायद अभी भी जारी है। दर्जनों रेडार्स, मिसाइलें दागी गई है और इस पे पूरे ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। ये इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का बयान है। और जो हमला सुबह हुआ था उस पर ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्लाह खमीनी, उस बात पर उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि कई बड़े परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी मारे गए हैं इन हमलों में। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि यूएस के समर्थन के बगैर इस तरह का हमला होना संभव नहीं है, तो लिहाजा यूएस को इस हमले का जिम्मेदार माना जाना चाहिए और इजराइल और यूएस दोनों को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बड़ा सवाल यह था कि क्या परमाणु ठिकानों पर हमले हुए हैं, क्या उन्हें नुकसान पहुंचा है?
IAEA का स्टेटमेंट ये कहता है कि नाटनास की जो फैसिलिटी है वहाँ पे नुकसान पहुँचा है, लेकिन वहाँ पर कोई रेडिएशन नहीं हुआ है, अब तक रेडियोएक्टिविटी कोई हुई नहीं है, और जो बशहर प्लांट है उनका वहाँ पर कोई हमला नहीं किया गया है। ये IAEA का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट के जो लोकेशंस है वहाँ पर भी कोई हमला नहीं किया गया है। आज सुबह जब ये हमला हुआ तो इसराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी ये बयान दिया है कि ऑपरेशन राइजिंग लायन की शुरुआत हुई है, आगे भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जब तक ये परमाणु संकट से हम निपट नहीं लेते तब तक ये ऑपरेशन चल सकता है। ये बेंजामिन नेतन्याहू का बयान था। और साथ ही साथ में फिर यूएस की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन, ये सफाई आई है, ये कहते हुए कि ये एक तरफा हमला इसराइल ने किया है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने कोई समर्थन नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर परमाणु बम नहीं रख सकता, मगर मुझे इस हमले की जानकारी थी, इसराइल ने हमें सचेत किया था, और मुझे अब भी ये उम्मीद है कि जो रविवार को दोनों देशों के बीच में बातचीत होने वाली है ओमान में, वो होगी और ईरान फिर से नेगोशिएटिंग टेबल पर लौटेगा। और इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। और इजराइल ईरान तनाव ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया। आज बाजार में सेंसेक्स निफ्टी 0.5% गिरावट से आज बंद हुए। सेंसेक्स 573 पॉइंट गिरा, निफ्टी 170 पॉइंट फिसला। बैंक निफ्टी में 1% गिरावट रही। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप से लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी दिखी। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से आज के प्राइस एक्शन पर। कंचन बताइए। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन की बात करी जाए तो जो ट्रेंड आज के दिन रहा है वो नेगेटिव टू न्यूट्रल साइड में देखने को मिला। काफ़ी सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन थी जिसका सीधा रिफ्लेक्शन हमें मार्केट में भी आता हुआ दिखाई दिया है, चाहे वो ईरान इजराइल का फाइट हो, चाहे फिर इस टाइम पे हमने जो कल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट देखा एयर इंडिया की क्रैश का, उसके वजह से काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो मार्केट के अंदर हमें देखने को मिली है। लेकिन इस टाइम पर बात कर ले स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है, तो देखिए काफ़ी सेलेक्टिव सेक्टर ऐसे थे जहाँ पे तेज़ी देखने को मिली, लेकिन मेजरली सेक्टर ऐसे थे जहाँ पे एक पेन एविडेंटली दिखाई दिया है। निफ्टी गेनर्स की बात करी जाए तो जितने भी आज डिफेंस स्टॉक्स थे वहां पे एक मोमेंटम बना हुआ था। बीएल में करीबन 2% का इजाफा। ओएनजीसी क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो करीब $74 को पार कर गई है, जिसकी वजह से जो ओएमसीज है, ओएनजीसी है, ये काफी ज्यादा एक्शन में बने हुए हैं। जिसके बाद 1.5% की तेजी यहां पे देखने को मिली। आईटी पैक में आज स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था। टेक महिंद्रा में करीब 1% का इजाफा और टीसीएस भी करीबन 0.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। देख लेते हैं कि लूजिंग स्ट्रीक में किस तरीके का एक्शन देखने को मिला है। अडानी पोर्ट्स में आज हमें करीबन 3% की कमजोरी देखने को मिली है। आईटीसी करीब 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। एसबीआई की बात करी जाए तो 2% का डाउनसाइड यहां पे भी दिखा है और हिंडाल्को में 0.25% की कमजोरी आज के सत्र में रिकॉर्ड की गई है। मिड कैप के गेनर्स की बात करी जाए तो मैक्स हेल्थ केयर में करीबन 3% का अपसाइड देखने को मिला है। ऑयल इंडिया करीबन 2.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। जुबिलेंट फूडवर्क की बात करी जाए तो 2.25% का इजाफा यहां पे देखने को मिला है। कोचिन शिपयार्ड भी करीब 2.25% की मजबूती के साथ आज क्लोज हुआ है। लूजिंग पॉकेट में देखते हैं कि किस तरीके का रहा है माहौल पूरा का पूरा। इरेडा की बात करी जाए तो 4.5% का डाउनसाइड यहां पे दिखा है। आईडीबीआई बैंक में करीबन 3%, एमआरपीएल करीबन 3% और एनएमडीसी भी आज करीब 3% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। ओवरऑल अगर बाजार को हम समझे तो एक रेंज बाउंड कारोबार हमें देखने को मिला है, जिसके पीछे के कई सारे फैक्टर्स थे, ग्लोबली भी और डोमेस्टिकली भी। और इजराइल के एक्शन के बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है और अब एक गल्फ वॉर का खतरा मंडरा रहा है। आवाज अड्डा में आज इसी पे करेंगे चर्चा। इजराइल का एक्शन, बाजार में टेंशन। और इजराइल ईरान टेंशन से एमसीएक्स पर सोना रिकॉर्ड 1 लाख के पार निकल गया है। अब तक कैसा रहा सोने का सफर, बता रही है मनीषा गुप्ता। अच्छी खासी तेजी हमने यहाँ पर सोने में बरकरार रहते हुए देखी है। एक्चुअली इस साल की शुरुआत से ही हमने देखा है कि सोने में यहाँ पर भावों में लगातार तेजी बनते हुए नजर आई है, लेकिन आज का दिन एक रिकॉर्ड हाई के तौर पर हमने यहाँ पर कारोबार होता हुआ देखा है। अगर भारतीय बाजारों की हम बात करें तो हम लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर अब यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। जो इसका सफर रहा है पहले तो थोड़ा सा ऑन द स्लोअर साइड था, लेकिन अगर पिछले 16-18 महीने की बात की जाए तो सोने में लगातार हमने यहाँ पर तेजी आते हुए देखी है। अप्रैल के महीने में 12% की बढ़त देखने को मिली है और 2025 में अब तक 28% की तेजी है। अगर पिछले 12 महीने की बात की जाए तो हमने सोने में करीबन यहां पर 42 से 45% की तेजी बनते हुए देखी है। और सिर्फ भारतीय बाजारों में ही नहीं, काफी सारी एशियन करेंसीज में, वर्ल्ड करेंसीज में यहां पर सोने में ऑल टाइम हाइज इसी साल में बने हैं। ये आपको बताता है ये चार्ट की कहां पर हमने सोने को जाता हुआ देखा है। 2021 में हम यहां पर 52,000 पे काम कर रहे थे, यानी कि पिछले 3-4 सालों में सोने को हमने यहां पर डबल होते हुए देखा है और 50,000 से 1 लाख रुपए तक
तक यहाँ पर पहुंचता हुआ देखा है। सोने की जो खरीदारी है उसके काफ़ी सारे रीजंस भी यहाँ पर रहे हैं जो आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन ये परसेंटेज गेन्स हैं जो हमने साल दर साल यहाँ पर सोने में आते हुए देखे हैं। पिछले साल 28% की तेज़ी थी, 2023 में 15% की बढ़त थी और अब यहाँ पर सोना इवन एज इस साल का आधा भी समय हमने पास नहीं किया है, लेकिन पिछले साल के गेन्स को यहाँ पर मिरर करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पिछला और इस साल यहाँ पर 28% की तेज़ी सोने में देखने को मिली है। ये चार्ट आपको दिखा रहा है कि किस तरह से हर साल हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। तो 2018 से 2021 अगर आप देखें तो 35 और 50 के बीच में कारोबार रहा और उसके बाद 2 सालों में जिस तरह की बढ़त यहाँ पर लगातार बनती हुई नजर आई है, सोने में अच्छे खासे गेन्स यहाँ पर लिखे हैं। लाख रुपए पर सोना ऑलरेडी कारोबार कर रहा है और काफी सारे विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि इस साल खत्म होने के तक आप 1,07,000 तक देखेंगे, अगले साल के 1,20,000 तक के भी यहाँ पर लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अगले 12-18 महीने भी यहाँ पर काफी तेजी वाले रह सकते हैं और वो इसलिए क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी स्ट्रांग है। ईरान का जो इजराइल पर हमला हुआ है और शायद एक रिटेलिएशन देखने को मिल सकता है, उसका प्रीमियम प्राइसेस पे है। ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है वो खत्म होने से बहुत बहुत दूर है, फार फ्रॉम ओवर टाइप्स, उसका भी सपोर्ट है। यूएस चीन के बीच में जिस तरह का तनाव है और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स जो कि 3 साल के लोज पर कारोबार कर रहा है, ये सारे के सारे फैक्टर्स यहाँ पर सोने को सपोर्ट कर रहे हैं। बाजार को ये भी लगता है कि यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स जो वीकर आए हैं ये लीड कर सकते हैं कि जो अगली यूएस फेड की मीटिंग है सितंबर में, वहां पर शायद आप एक रेट कटौती होता हुआ भी देखें, उसका भी फायदा सोना फिलहाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। तो सोने में तेजी बरकरार रह सकती है आगे भी। 1,10,000 तक, 1,15,00,000 तक के भाव इस साल आते हुए दिखाई देंगे। अब ये चर्चा शुरू हो चुकी है और इंटरनेशनल मार्केट्स में मोमेंटम तेज। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।